भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लंबे संघर्ष में भाग लेने के बाद, नेहरू, जिन्हें सप्रेम पंडित नेहरू कहा जाता था, वह राष्ट्र निर्माण में दृढ़ विश्वास रखते थे। क्योंकि वह समझते थे कि आज़ाद युवा भारतीय राष्ट्र को अपना भाग्य स्वयं तय करना था। एक विदेशी शिक्षित बैरिस्टर और महात्मा गांधी के करीबी विश्वासपात्र, वह महात्मा गांधी के चुने हुए राजनीतिक उत्तराधिकारी और स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। 1950 में वल्लभभाई पटेल की मृत्यु के बाद, वह कांग्रेस में अपने सहयोगियों के बीच ऊंचे पद पर पहुंच गए। शैक्षणिक संस्थानों, इस्पात संयंत्रों और बांधों द्वारा संचालित भारत के उनके दृष्टिकोण को व्यापक रूप से साझा किया गया था। उन्हें एक बहादुर व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, जो अंतर्राष्ट्रवादियों से लड़ते थे। एक निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वर्षों तक जेल में कष्ट सहा। और सबसे बढ़कर एक दूरदर्शी के रूप में, उनकी अपील निम्न जाति और उच्च जाति की पारंपरिक रूप से विरोध की जाने वाली श्रेणियों से परे थी और निस्संदेह जनता की प्रिय थी। नेहरू ने महसूस किया कि देश, जो रियासतों के एक ढीले संघ से मिलकर बना है, जिसमें ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा भी है और उनका विरोध भी है, को अपनी क्षमता और ऊर्जा को एक राष्ट्रीयकृत चैनल में लाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जो भारत के निर्माण में मदद करेगा। एक सच्चा लोकतांत्रिक राष्ट्र जहां हर नागरिक मायने रखता है। नेहरू की पहली प्रतिबद्धता भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था। परिणामस्वरूप, उन्होंने आधुनिक शिक्षा के मंदिर और विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना की, जो एक बढ़ते राष्ट्र और उसके लोगों की जरूरतों को पूरा करते थे। वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उनके प्रयासों को शिक्षा के उच्च केंद्र स्थापित करने के उनके उत्साह से देखा जा सकता है। कई भारतीयों का मानना है कि भारत को एक जीवंत लोकतंत्र, एक औद्योगिक महाशक्ति, एक ज्ञान भागीदार, एक विश्व स्तर पर सम्मानित सैन्य शक्ति और एक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रवर्तक होने का श्रेय नेहरू को जाना चाहिए। उन्होंने मजबूत नींव रखी थी जिस पर संस्थानों ने मजबूत और केंद्रित लक्ष्यों के साथ खुद को खड़ा किया। नेहरू को बेहतर ढंग से समझने के लिए, किसी को उनके दूसरे पक्ष को देखने की जरूरत है, जहां वह बच्चों या भविष्य के नागरिकों को प्रेरित करते हैं, जैसा कि वे उन्हें कहते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर हम देख सकते हैं कि नेहरू एक ऐसे मोड़ पर थे जहां उन्होंने उन्हीं लोगों से लड़ाई की जिन्होंने उन्हें शिक्षा देकर सशक्त बनाया था। सही और गलत की उनकी उत्तम समझ और पश्चिमी शिक्षा के बावजूद उनके भारतीय पालन पोषण ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और ऊपर उठने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने बिना किसी डर या पक्षपात के दोनों महाशक्तियों, अमेरिका और सोवियत संघ से समान दूरी बनाए रखी। यहाँ तक कि उन्होंने पंचशील की नीति के आधार पर देश के लिए गुटनिरपेक्ष पाठ्यक्रम भी तैयार किया। दिल से एक समाजवादी, उन्होंने चीन और भारत के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इन दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच संबंधों के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब चीनियों ने भारत पर हमला किया तो उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, जबकि उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई की बात कही थी। अल्पतैयार भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, बहादुरी से लड़ी और भारी कीमत चुकाई। भारत के लोकतंत्र के कठिन जन्म और बचपन के दौरान नेहरू द्वारा किया गया उसका सावधानीपूर्वक पालन पोषण सामने आता है। विद्वानों का मानना है कि निम्न आय स्तर पर लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक दीर्घायु अद्वितीय है। यह शायद देश में लोकप्रिय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के कारण है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी नेहरू ने स्वतंत्रता पूर्व की वैधता को खत्म नहीं किया। दरअसल,
उन्होंने इसे आखिरी जड़ तक मजबूत किया और समावेशी विकास का एजेंडा तय किया। नेहरू ने इसे समझा और व्यवहार में लाया। 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के दौरान नेहरू एक महान व्यक्ति की तरह भारतीय राजनीतिक मंच पर आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी राजनीतिक इच्छा नहीं थोपी और दूसरों को क्या कहना है, इस पर हमेशा ध्यान दिया। हालांकि वे भाषाई राज्यों के पक्ष में नहीं थे, फिर भी उन्होंने लोकप्रिय इच्छाओं का पालन किया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों का चयन नहीं किया, लेकिन राज्य स्तर पर पार्टी संगठन को अपने नेताओं को चुनने की अनुमति दी। जब अदालतों ने उनके भूमि सुधार कार्यक्रमों को चुनौती दी, तो न्यायाधीशों की आलोचना करने के बजाय उन्होंने संवैधानिक संशोधन करने का विकल्प चुना। दिल से उदार और सच्चे लोकतंत्रवादी, नेहरू एक स्वस्थ राजनीतिक बहस चाहते थे। 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव के दौरान लगभग 175 मिलियन लोगों ने मतदान किया। चूंकि 3/4 नागरिक निरक्षर थे, इसलिए उम्मीदवारों को साइकिल, लालटेन, लैंप, जानवर, फूल और रोजमर्रा के उपयोग के प्रतीक दिए गए। ये 6 महीने की प्रक्रिया थी, जहां चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किए गए लोग ऊंटों पर सवार होते थे, नावों का सहारा लेते थे और सुदूर कोनों तक पैदल यात्रा भी करते थे। 1957 और 1962 के आम चुनावों ने भारतीय चेतना पर चुनावी प्रक्रिया की वैधता को और गहरा कर दिया। जैसा कि सर्वपल्ली गोपाल, नेहरू के सबसे प्रमुख जीवनीकार याद करते हैं, लोकतंत्र को तैयार करना कठिन काम था। अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान हर दिन लगभग 2000 पत्र प्राप्त होते थे। नेहरू हर रात 4 से 5 घंटे जवाब लिखने में बिताते थे। और ऐसे भी वर्ष थे जब प्रधानमंत्री निजी भोजन के रूप में बमुश्किल नाश्ते के साथ 20 घंटे का समय व्यतीत कर रहे थे। प्रतिबद्धता ऐसी थी। आज नागरिक खुशी खुशी भारतीय लोकतंत्र की विभिन्न कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की इमारत और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हम जिस स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, वह नेहरू की ऐसी संस्थाओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं हो पाती। यह एक स्थायी विरासत है, अन्यथा सत्ता लोगों के सभी वर्गों को नहीं छू पाती और हमारे देश को एक व्यापक आधार वाला लोकतंत्र नहीं बना पाती। नेहरू का सबसे बड़ा योगदान भारत को 18वीं से 21वीं सदी तक ले जाने के दृष्टिकोण की स्पष्ट स्थापना थी। इसमें साम्राज्यवादियों द्वारा भारत को दी गई दरिद्रता के बारे में बताया गया था। इसलिए जिन नेताओं को नेतृत्व की विरासत में मिली, उन्हें सदियों की उपेक्षा से जूझना पड़ा, लेकिन उनके नेतृत्व में एक दृष्टिकोण की सहायता मिली। उदाहरण के लिए, जब नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली अमेरिका यात्रा कर रहे थे, तो उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि वह उस देश से घर में भोजन की कमी से निपटने के लिए कहें। उन्होंने इनकार कर दिया। मैं भीख का कटोरा लेकर अमेरिका की अपनी पहली यात्रा नहीं कर रहा हूं। हमें इस समस्या को स्वयं ही सुलझाना होगा। भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक, सतलज पर भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को 1954 में हरी झंडी दिखाई गई थी। नेहरू ने पूरी परियोजना का उद्घाटन करते हुए इसे भारत के आधुनिक तीर्थ स्थलों में सबसे महान और पवित्र बताया। नेहरू और उनके अधिकांश समकालीनों का मानना था कि केवल बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण ही वास्तव में अर्थव्यवस्था को बदल सकता है और भारत को विश्व मंच पर एक खिलाड़ी बनने के साथ साथ अपने नागरिकों की मदद करने में सक्षम बना सकता है। 1951 में नई दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने अपना दृष्टिकोण बताया। भविष्य के निर्माण का एकमात्र तरीका हर साल कुछ अलग रखना या बचाना है, और इस बचत का उपयोग किसी प्रकार की प्रगति के लिए करना है। ये बेहतर कृषि, अधिक नदी घाटी परियोजनाएं, अधिक कारखाने, अधिक घर, अधिक शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकता है। हमारे संसाधन सीमित हैं और हम जो अधिकतम बचत करने की उम्मीद कर सकते हैं उसे योजना में दर्शाया गया है।
संसाधनों की इस सीमा के कारण हमें हर कदम पर कठिन विकल्प चुनना पड़ता है और प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हमें कभी कभी नदी घाटी योजना और अधिक आवास या अधिक स्कूलों के बीच चयन करना पड़ता है। दुर्भाग्यवश हमें एक ही समय में वह सब कुछ नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं। योजना प्राथमिकताओं के एक सेट की अनुशंसा करती है। इसमें विविधता हो सकती है, लेकिन हम अपने संसाधनों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों और संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं से आगे नहीं जा सकते। नेहरू ने भारतीय राजनीति में मूलभूत मूल्यों की गहरी जड़ें सुनिश्चित करने में मदद की और ऐसे तरीकों पर काम करने की कोशिश की जिससे इन्हें व्यक्त किया जा सके। उनका सबसे सकारात्मक प्रभाव और जिसे वे सबसे अधिक महत्व देते थे, वह था सभी नागरिकों के जीवन में बदलाव के लिए काम करने वाली बहुलवादी, खुली और लोकतांत्रिक राजनीति के निर्माण का प्रयास। वह भारत को एक समग्र राष्ट्र के रूप में बोलते थे और गहन हिंसा के जोखिम के साथ राज्य निर्देशित क्रांति के विपरीत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सहमति से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन प्राप्त करने की कोशिश के अभूतपूर्व प्रयोग की बात करते थे। स्वतंत्र भारत में नेहरू को सबसे कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें विभाजन की आग को तुरंत बुझाना था। नेहरू ने अपने गृह मंत्री से कहा कि इसे अवश्य ही खत्म किया जाना चाहिए। भारत के लिए अगर यह कुछ भी था, तो वह निश्चित रूप से पाकिस्तान नहीं था। वहां वे अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं या उन पर अत्याचार कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी रक्षा और सम्मान करेंगे। भारत के मुसलमानों को प्रतिशोध और बदले में दंडित करने की लगातार मांग उठती रही, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदुओं को दंडित करते हैं। वह तर्क मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। नेहरू ने पटेल से कहा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की परछाई नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान के आदर्श इस्लामिक राष्ट्र हैं, भारत के आदर्श हिंदू राष्ट्र नहीं हैं। हमारे आदर्श धर्मनिरपेक्ष भारत है। 1947 के दंगों के दौरान की एक घटना है, जब वह प्रधानमंत्री के रूप में अपनी एम्बेसडर कार में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने अचानक देखा कि चांदनी चौक में एक मुस्लिम दर्जी पर हमला हो रहा था। फिर उन्होंने ड्राइवर से कार रोकने को कहा और उस आदमी को बचाने के लिए कार से बाहर निकले। उन्होंने विभाजन के कारण अपनी रसोई से मुस्लिम रसोइयों को हटाने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने न केवल धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया, बल्कि इसका पूरी तरह पालन भी किया। पंडित नेहरू ने न केवल प्रत्येक नागरिक में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को आत्मसात किया, बल्कि युवा और स्वतंत्र भारत को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होना भी सिखाया। यदि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के जनक, तो नेहरू को सही मायने में भारतीय लोकतंत्र का जनक कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने 17 वर्षों के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को मार्गदर्शक सितारा के रूप में रखा और इस बात पर जोर दिया कि भारत को लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कांग्रेस पार्टी को मिले भारी बहुमत की मदद से वह उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। उनकी घरेलू नीतियों के 4 स्तंभ लोकतंत्र, समाजवाद, एकता और धर्मनिरपेक्षता थे। वह अपने जीवनकाल में उन 4 स्तंभों द्वारा समर्थित इमारत को बनाए रखने में काफी हद तक सफल रहे। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।